रमला काकी और धनीराम भी बड़बड़ाते हुए जाने लगते हैं। रुको। अम्मा पेड़ के पीछे जाती हैं और कुछ समय बाद वापस आती हैं। उनके हाथ में अब एक लाल पोटली थी। तुम लोगों को लगा कि मैं बेवकूफ हूँ। दोपहर की कड़ी धूप थी। गांव के नीम के पेड़ के नीचे कुछ निठल्ले लोग बंटी राजू ताश खेल रहे थे। तभी दूर से एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए आती दिखाई देती है। उसके कपड़े मैले थे। उसने अपने हाथों में एक काले रंग की पुरानी पोटली पकड़ी थी। वो धीमे धीमे गांव की तरफ बढ़ रही थी। अरे राजू, ये देख तो यह कौन बुढ़िया चली आ रही है। अपने गांव की तो नहीं लगती। और लगता है रास्ता भटक गई है। देखना कैसी फटे हाल है। जरूर भीख मांगने आई होगी। वो बूढ़ी औरत उस नीम के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है जहाँ पहले से राजू और बंटी बैठे थे। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा, गला सूख रहा है। अरे अम्मा, यह कोई धर्मशाला नहीं है। आगे जाओ, वहाँ हैंड पंप है, वहाँ से पी लो पानी। अम्मा उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन कमजोरी से लड़खड़ा जाती हैं। तभी उनकी काली पोटली जमीन पर गिर जाती है। अम्मा बिजली की फुर्ती से उस पोटली को उठाती हैं। हे भगवान, मेरी जमा पूंजी, मेरी जिंदगी भर की कमाई, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं नहीं जी पाती। ये सुनते ही राजू और बंटी के कान खड़े हो जाते हैं। अबे राजू, सुना तूने? जिंदगी भर की कमाई बोल रही है। और पोटली देख कितनी भारी लग रही है। कहीं वह बुढ़िया कोई छुपी हुई रईस तो नहीं वेश बदल कर आई हो? तो जरूर उस पोटली में सोने के सिक्के या जेवर है। सोच राजू, अगर वह पोटली हमें मिल जाए तो फिर हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सही कह रहा है बंटी, जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। दोनों तुरंत अम्मा के पास दौड़ते हुए जाते हैं। अरे अम्मा, तुम तो बुरा मान गई। हम तो मजाक कर रहे थे। लाओ यह भारी पोटली मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। खबरदार, कोई मेरी पोटली को हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। जो मेरी सेवा करेगा, मेरे मरने के बाद ये उसी को मिलेगी। बंटी और राजू वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये बात गांव में हवा की तरह फैल गई कि अम्मा की पोटली में बहुत सारा खजाना है। ये बात गांव की सबसे लालची औरत रमला काकी को और चालाक बनिया धनीराम के कानों तक भी पहुंच गई थी। वे दोनों भागे भागे अम्मा के पास आए। अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हाय मेरी मैया! अम्मा, तुम्हें देखकर तो मुझे मेरी स्वर्गीय सासू माँ की याद आ गई। बिल्कुल वैसे ही नाक नक्श है। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें मलाई पूरी खिलाऊंगी। हटो काकी, क्यों झूठ बोल रही हो? अम्मा, इनके घर मत जाना। इनका घर तो मच्छरों का अड्डा है। मेरे घर चलिए, पक्का मकान है, गद्देदार बिस्तर है, और मैं तो हूँ ही समाज सेवक। अरे जा जा, बड़ा आया समाज सेवक। अम्मा, ये आदमी तो अपनी सगी माँ को पानी नहीं देता था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। देखो, मुझे भूख लगी है। जो मुझे प्यार से खिलाएगा, मैं उसी के घर जाऊंगी। प्यार तो मेरे पास कूट कूट कर भरा है अम्मा। चलो मेरे घर चलो। रमला काकी धनीराम को धक्का मारकर अम्मा को अपने साथ ले जाती हैं। ले जाने दे इस डैन को। कल सुबह तक अगर अम्मा को अपने घर न लाया ना, तो मेरा नाम भी धनीराम नहीं, पोटली तो मेरी ही होगी। अम्मा खाट पर लेटी हैं। उन्होंने पोटली अपने पास ही रखी है। रमला काकी उनके पैर दबा रही हैं। अम्मा, अब तो आराम मिल रहा है ना? वैसे एक बात पूछनी थी, तुम्हारे परिवार में और कोई नहीं है? कोई नहीं बेटा, बस ये पोटली ही मेरा सब कुछ है। ये पोटली ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मेरे लिए ये पोटली बहुत अनमोल है। अनमोल मतलब सोने चांदी? सोने चांदी से भी बढ़कर। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। रमला काकी कमरे से बाहर आ गई। बुढ़िया तो सो गई। धीरे से पोटली खींच लेती हूँ, देखो तो सही कितना माल दबा के रखा है। रमला काकी कमरे के अंदर जाती है। पोटली अम्मा के पास में ही रखी थी। अम्मा गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही रमला काकी ने पोटली को उठाया, अम्मा की आंखें खुल गई। कौन है? कौन है? कोई नहीं अम्मा, मैं तो मच्छर मार रही थी। तुम्हारे सिर के पास मच्छर भिनभिना रहे थे।
मच्छर मार रही थी या मेरी कमाई पर डाका डाल रही थी? जा सो जा, मुझे तंग मत कर। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक रमला काकी के हाथ पोटली नहीं लगी थी, इसलिए वो परेशान हो गई थी और इसलिए उसने अम्मा को धनीराम के घर पर भेज दिया था। धनीराम ने अम्मा को खूब घी शक्कर खिलाया, लेकिन अभी अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। धनीराम बेटा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला दे। अरे अम्मा, डॉक्टर बहुत पैसा लेता है, तुम थोड़ा आराम करो, अपने आप ठीक हो जाओगी। तभी वहाँ रमला काकी भी आ जाती हैं। क्यों धनीराम, बुढ़िया टपकी क्या? अरे नहीं 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 काकी, अभी तो सांस चल रही है, पर लगता नहीं कि बचेगी। फालतू में डॉक्टर का खर्चा क्यों करे, जब मरेगी तो पोटली का माल आधा आधा बांट लेंगे। दोनों अम्मा को देखकर हंस रहे थे। एक लड़का जिसका नाम किशन था, वो ये सब देख रहा था। ये लोग तो राक्षस है, अम्मा मर रही है और इन्हें पैसों की पड़ी है। किशन दौड़कर अपने टूटे हुए घर जाता है। वहाँ एक मिट्टी की गुल्लक रखी है। मैंने यह पैसे घर बनाने के लिए जोड़े थे, पर अभी अम्मा की जान ज्यादा जरूरी है। किशन ने गुल्लक को फोड़ दिया और जो पैसे निकले उनको लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और फिर डॉक्टर के साथ धनीराम के घर पर। अरे ओ भिखारी, तू यहाँ डॉक्टर को क्यों लाया? पैसे क्या तेरा बाप देगा? हाँ, पैसे मैं दूंगा, यह मेरी गुल्लक के पैसे हैं, आप हटो, अम्मा का इलाज होने दो। रमला काकी और धनीराम चुप हो जाते हैं। डॉक्टर अम्मा को दवा देते हैं। कौन है तू बेटा? तू तो इन लालचियों जैसा नहीं लगता। मैं किशन हूँ अम्मा, मेरा कोई नहीं है। मुझे आपको ऐसे देखकर अपनी माँ की याद आ गई। अब आप आराम करिए, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अगले 2 दिन तक किशन वहीं रहा और उसने अम्मा की बहुत सेवा की। रमला काकी और धनीराम बस पोटली पर नजर गड़ाए बैठे रहते थे। कुछ दिनों बाद अम्मा ठीक हो गई। उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रमला काकी और धनीराम सबसे आगे बैठे थे। गांव वालों, मैं एक परदेसी हूँ, पर तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खासकर रमला और धनीराम ने। सुना, मेरा नाम पहले लिया, पोटली मेरी है। लेकिन एक लड़का ऐसा भी है जिसने मेरी तब सेवा की जब सबने मुंह फेर लिया था, वो है किशन। सब लोग किशन की तरफ देखते हैं जो पास ही खड़ा था। मैंने फैसला किया है, आज मैं जाने वाली हूँ और मैं अपनी ये काली पोटली जो मेरी जिंदगी भर की कमाई है, वो इस भोला को देकर जा रही हूँ। यह न्याय है? अरे सेवा हमने की, खाना हमने खिलाया और माल या भिखारी ले जाएगा? फैसला हो चुका है। किशन, इधर आ बेटा। किशन अम्मा के पास गया और अम्मा ने उसे वो पोटली थमा दी। खोल किशन खोल, इसे देखे तो सही, बुढ़िया ने कितना सोना दबा रखा था। हाँ हाँ, खोल कर दिखा, अगर ज्यादा माल हुआ तो थोड़ा मुझे भी दे देना। किशन ने जल्दी से पोटली खोली। उसने पोटली का सामान बाहर निकाला। पोटली में कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि पोटली में एक टूटा हुआ पुराना चश्मा, एक फटी हुई किताब, एक पुराना पीला पड़ा हुआ खत और कुछ सूखे हुए फूल थे। अरे देखो भाई, यह है खजाना, टूटा चश्मा और रद्दी कागज। अरे ओ किसान, अब इसी रद्दी को बेचकर अमीर बन जाना। तू है ऐसी कमाई पर। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा खर्चा नहीं किया, बुढ़िया तो पागल निकली। हंसो मत, यह कचरा नहीं है। इस खत में लिखा है यह चश्मा अम्मा के बेटे का है जो फौज में शहीद हो गया था। यह किताब उसकी आखिरी निशानी है। अम्मा के लिए यह दुनिया के सारे सोने से भी कीमती है। अम्मा, मुझे सोना नहीं चाहिए, आपने मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज दी है, यही मेरे लिए बहुत है। अम्मा ये सब चुपचाप देख रही थी। गांव वाले उन्हें पागल और भिखारन बोलकर जाने लगते हैं। रमला काकी और धनीराम भी बड़बड़ाते हुए जाने लगते हैं। रुको। अम्मा पेड़ के पीछे जाती हैं और कुछ समय बाद वापस आती हैं। उनके हाथ में अब एक लाल पोटली थी। तुम लोगों को लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? अम्मा ने उस पोटली में से सोने के सिक्के निकाले। ये देखकर सभी हैरान हो गए। वो पोटली तो बस एक परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि कौन मेरे धन से प्यार करता है और कौन मुझसे। अम्मा रमला की तरफ देखती है। रमला, तूने मेरे पैर दबाए,
पर तेरी नजर पोटली पर थी। धनीराम, तूने मुझे खाना खिलाया पर मन में मेरी मौत की दुआ मांग रहा था। तुम सब ने पोटली की लालच में मेरी सेवा की। फिर अम्मा किशन की तरफ देखती हैं। लेकिन इस लड़के ने मेरी सच्ची सेवा की। जब मैं बीमार थी, जब मेरा इलाज करवा रहा था ये, तब इसने अपनी गुल्लक फोड़कर मेरी जान बचाई। इसने पोटली की नहीं, एक इंसान की सेवा की है। ले बेटा, ये असली खजाना तेरा है, क्योंकि तू ही इसका असली हकदार है। अम्मा, अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ा सोना मुझे भी दे दो ना। हाँ अम्मा, मैं तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ ना। दूर हटो लालचियो, अगर अब मेरे बेटे किशन के पास भी भटके तो पुलिस को बुला लूंगी। चलो बेटा किशन। अम्मा और किशन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उन्हें देखता रह जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, निस्वार्थ सेवा वो पुण्य है जिसका हिसाब इंसान नहीं, सीधा ऊपर वाला रखता है और उसका न्याय कभी गलत नहीं होता।